और आइए आपको पहली बड़ी खबर की ओर लिए चलते हैं। ईरान के हमलों ने अब पूरे खाड़ी क्षेत्र की सुरक्षा को चुनौती दे दी है। हुती के हमलों से सऊदी अरब पर दबाव बढ़ रहा है तो पाकिस्तान मुश्किल कूटनीतिक मोड़ पर खड़ा है। एक तरफ सऊदी के साथ रक्षा सहयोग, दूसरी तरफ ईरान की मध्यस्थता की उम्मीदें। तो क्या मिडिल ईस्ट की इस जंग में अब पाकिस्तान भी सीधे खिंचता चला जाएगा? आइए आपको इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से हम चर्चा करेंगे। ईरान पूरे युद्ध के दौरान अमेरिकी सैन्य ठिकानों के बहाने खाड़ी देशों को निशाना बनाता रहा। कुवैत, बहरीन, जॉर्डन पर तो अब भी हमलों का सिलसिला जारी है। सीज़फायर से पहले कतर, यूएई और सऊदी अरब भी निशाने पर थे। फिर भी ये देश जंग में सीधे कूदने से बचते रहे, लेकिन यमन के हुती समूह के सहारे ईरान सऊदी अरब को अब रण क्षेत्र में खींचने पर मजबूर कर दिया है। यमन के सना हवाई अड्डे पर ईरानी विमान को रोकने से शुरू हुआ तनाव लाल सागर में टैंकरों को आग में भस्म करने तक पहुंच गया है। हुती समूह ने सऊदी की बंदरगाह की तरफ से आ रहे 2 तेल टैंकरों एंसेलिया और लैला पर हमला करने का दावा किया है। समुद्री सुरक्षा एजेंसी के मुताबिक सऊदी के झंडे वाले तेल टैंकर एंसेलिया पर मिसाइल से हमले किए गए। टैंकर ने मदद की गुहार लगाई और बताया गया कि इसमें आग लग गई है। सोमवार को हुती समूह ने लाल सागर में सऊदी अरब के खिलाफ समुद्री नाकेबंदी का ऐलान किया था। हुती समूह ने तेल टैंकर पर हमला करके सऊदी अरब को ललकार दिया है, जिससे उस पर जवाब देने का दबाव बढ़ता जा रहा है। सऊदी पर यही दबाव पाकिस्तान को फंसाता जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने सऊदी अरब के साथ नाटो जैसा समझौता कर रखा है। इन मजबूरियों के बीच पाकिस्तान को हुती के समुद्री नाकाबंदी की निंदा करनी पड़ी है। यमन के हुती समूह से लड़ने का मतलब है एक तरह से ईरान से लड़ना है। तो एक तरफ सऊदी अरब पर हमले हो रहे हैं तो वहां पाकिस्तान की सेना को जाना पड़ सकता है, लेकिन ईरान पाकिस्तान से मध्यस्थता जारी रखने की बात कह रहा है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर पाकिस्तान हुती से लड़ेगा तो मध्यस्थता कैसे करेगा? यानी पाकिस्तान ईरान और सऊदी के बीच में फंस गया है, लेकिन पाकिस्तान मध्यस्थता का खेल जारी रखे हुए है। अब कतर, मिस्र के साथ मिलकर पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के बीच 10 दिन के सीज़फायर का नया प्रस्ताव रखा है। दोनों देश कूटनीति के रास्ते को खुला रखने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन युद्ध के मैदान में उनके इरादे कुछ अलग ही दिखाई देते हैं। इस बीच अमेरिका ने लगातार 12वें दिन ईरान पर बम बरसाए हैं। मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज, समुद्री क्षमताओं, तटीय निगरानी केंद्रों और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया गया है। इराक बॉर्डर पर स्थित शलमचेह बॉर्डर क्रॉसिंग पर हवाई हमले किए हैं। जवाब में ईरान ने जॉर्डन में अमेरिकी थार्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम के रडार को तबाह करने का दावा किया है। इसके अलावा कुवैत में अमेरिकी सेना के बड़े सैन्य उपकरण गोदाम, पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली, MQ-9 ड्रोन हैंगर्स को निशाना बनाने की बात कही है। इस बीच अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने ईरान पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ईरान युद्ध रोकने के लिए गिड़गिड़ा रहा है, जबकि ईरान ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर जमीनी हमला हुआ तो कड़ा जवाब दिया जाएगा। और इस बड़ी खबर पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं अनिल कुमार त्रिगुणायत, फॉर्मर सीनियर एम्बेसडर हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। त्रिगुणायत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। पहला सवाल तो यही है सर, जिस तरह से हुती ने सऊदी अरब पर एक तरह से उसके जहाज़ों पर हमले किए हैं, तो पाकिस्तान के लिए तो बड़ा धर्म संकट यहाँ पर पैदा हो गया है। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, पाकिस्तान पे ये जो धर्म संकट है ये तो ईरान के से ही हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान को जो मेन एक रोल मीडिएटर का, जिसको वो कहते हैं, कर रहे हैं, या पोस्टमैन का, जो भी रोल कहिए, वो इसीलिए करना पड़ा क्योंकि अगर वो नहीं करते हैं तो उन्हें सऊदी अरेबिया के साथ जो उन्हें म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया हुआ है, उसके चलते उन्हें सऊदी अरेबिया की तरफ से लड़ना पड़ता। और ईरान जो है उनके साथ बॉर्डर भी है काफी बड़ा और उनके अपने रिलेशनशिप है, इसीलिए उसने अपने को बचाने के लिए किया। लेकिन अब जो दूसरी चीज, अब एक नया एंगल आ गया है, वो है हुतीज का। तो ये 2015 से हुतीज और सऊदी अरेबिया के बीच में, या जो फोर्सेस हैं इनकी, उसके बीच में लड़ाई चल रही है। आपको याद होगा जब 2015 में इन्होंने
सुन्नी कोलिशन फोर्स बनाया था, उस वक्त पाकिस्तान से भी कहा था कि कंट्रीब्यूट करे अपनी फोर्सेस, लेकिन पाकिस्तान ने मना कर दिया था। हालांकि इनके पुराने जनरल राहिल शरीफ उसके प्रेसिडेंट कमांडर भी थे, जो पुराने आर्मी चीफ थे। तो पाकिस्तान ने हुतीस को कहा कि अगर कोई भी हमारा पाकिस्तान फ्लैग टैंकर पे अटैक करोगे तो वो हम आपके ऊपर अटैक करेंगे। तो देखिए सिचुएशन तो उसकी है, लेकिन ये डायरेक्टली ईरान के साथ में लड़ाई का इनका चांस अभी नहीं है। और हालांकि इन्होंने ईरान को भी कहा है कि अगर आप सऊदी अरेबिया के ऊपर अटैक करोगे तो वो हमारे ऊपर भी अटैक होगा। तो इसलिए सऊदी अरेबिया के, अगर आपने देखा होगा कि इस पूरे युद्ध में सबसे कम अटैक सऊदी अरेबिया के ऊपर हुए हैं और कतार के ऊपर, बाकी सारे कंट्रीज के ऊपर बहुत ज्यादा लड़ाई हुई है इससे। तो पाकिस्तान बचा रहा है अपनी स्किन को किस तरह से, और इसलिए वो कोशिश कर रहा है कि जो मीडिएशन रोल है वो जो भी उसका है, जितना भी बच सकता है इसमें बचा रहे, ताकि ये लड़ाई और आगे ना बढ़े, जिसमें गल्फ नेशंस भी, खासतौर से सऊदी अरेबिया अगर डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है तो समस्या हो जाती है उसके। ठीक है। दूसरी ओर सर, ये जो ईरान और अमेरिका के बीच में वार और पलटवार का सिलसिला चल रहा है, ये कब तक रुकेगा? कि इसमें बातचीत की कोई संभावना, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए बातचीत तो साइड में चल रही है इनकी, कहीं बीते कल पाकिस्तान में कुछ दिन पहले हुई, 2 दिन पहले, उससे पहले ओमान में, अभी कतार में, सब कर तो रही है कोशिश पूरी तरह से एक सीज फायर हो जाए 10 दिन की या 15 दिन की, जो भी, ताकि फिर से वो जो मेमोरेंडम ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग साइन किया था इन्होंने, उसके ऊपर फिर से बातचीत शुरू कर सके। चाहते दोनों हैं रोकना, लेकिन अब उनको समझ नहीं आ रहा है कि रोके कैसे, कौन ब्लिंक करेगा पहले। तो इसीलिए दोनों तरफ से लड़ाइयां हो रही हैं, लेकिन आशा यही है कि किसी ना किसी तरह से एक तरह सीज फायर हो और दोबारा से, क्योंकि अगर वो नहीं होती है मान लीजिए और बढ़ता है तो फिर पूरे युद्ध को रोकना बड़ा मुश्किल हो जाएगा और वो सब सेक्टर्स में लड़ाई शुरू हो जाएगी। और ये हुतीस का जो उतरना है इस वॉर के अंदर एक तरह से ईरान के सपोर्ट में है, हालांकि उन्होंने डायरेक्टली सऊदी अरेबिया और उनके बीच लड़ाई हुई, उसकी वजह से ये ब्लॉकेड हुआ है। लेकिन अब चूंकि एक बार हो गया है तो ये आप सोचिए कि हॉर्मुज तो बंद है ही है, बाब एल मंदब भी बंद हो गया, तो कितना बड़ा ग्लोबल एक स्ट्रेस उसके ऊपर हो जाएगा एनर्जी सिक्योरिटी वगैरह की। और इस सब के बीच सर, जो अमेरिकन एक्सपर्ट हैं वो कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जिस तरह से ईरान हमले कर रहा है, खासकर जो सऊदी अरब में रियाद में अमेरिकन एम्बेसी के अंदर में CIA के हेडक्वार्टर पर वहाँ पर हमला किया गया, उसके अलावा कुवैत में भी जो CIA की फैसिलिटी थी उस पर हमला किया गया, तो कुछ एक्सपर्ट कह रहे हैं कि इनको शायद रशियंस का सपोर्ट मिल रहा है ईरान को। क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए कहा तो ये जा रहा है कि जो सर्विलेंस है, क्योंकि ईरान के पास में अभी वो कैपेबिलिटी नहीं है ना, उनकी एयरफोर्स है, तो और वो उनके पास में, तो उनको किसी ना किसी तरह की मदद की तो आवश्यकता हो गई। और चीन और रशिया दोनों के कहा जाता है कि ईरान ने चीन से एक सैटेलाइट भी खरीदा था, तो उनका बेबी 3 की रियल टाइम इंटेलिजेंस जो है या रशिया की जो है वो मिल सकती है, इसमें कोई वो नहीं, क्योंकि उनके रिश्ते जो ईरान के साथ में इस मामले में काफी स्ट्रांग है, चाहे वो रशिया हो या वो दूसरी चीज, जियोपॉलिटिकली भी उनको फायदा पहुंचाती है ये चीज। वो डायरेक्ट तो लड़ाई में पार्टिसिपेट कर नहीं रहे हैं, लेकिन एक इंटेलिजेंस शेयरिंग हो सकती है जिसकी वजह से प्रिसीजन स्ट्राइक्स जो है कर पा रहे हैं। लेकिन अभी तक अमेरिकन ने कहा है इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक है सर। सर हमारे साथ बने रहिएगा, एक छोटा सा हमको ब्रेक लेना है, ब्रेक के उस पार फिर एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर हम बातचीत करेंगे।